नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आर पावर, या जिसे हम रिलायंस पावर भी कहते हैं। रिलायंस पावर एक इंडियन पावर जनरेशन कंपनी है जो कि इंडिया और इंटरनेशनली पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप और कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ऑपरेट भी करती है। ये ब्रॉडर रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है और कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर जैसे मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज में काम करती है। इसका पोर्टफोलियो कई मेजर प्लांट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिसमें 3960 मेगावाट्स के कोल पावर प्लांट है। साथ ही साथ रोजा कोल प्रोजेक्ट करीब 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 600 मेगावाट्स का इनका एक प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ सोलर एसेट्स भी हैं जो कि अभी फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है। सिंपल टर्म्स में ये एक पावर प्रोड्यूसर है, यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो अलग अलग फ्यूल टाइप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे फोकस्ड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट वाइज समझने की अगर आप भारी गलती करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अब हम कुछ की मैट्रिक्स देखते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 14,700 करोड़ है। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इसमें करीब 20% की गिरावट आई है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग स्टेबल है 25% के आसपास। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में पिछले कुछ सालों में काफी शार्प इंक्रीजेस हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें तो FY26 से सेकंड क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम करीब 2000 करोड़ रही थी, जो कि क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे स्लाइट इंक्रीज के साथ आगे बढ़ी है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट हाँ स्लाइट इंक्रीज जरूर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन फिर भी पिछले साल के लेवल से काफी नीचे है। ऑपरेशनल इश्यूज की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC सबसे पहले आते हैं। तो ROC नेगेटिव या मार्जिनल रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज और डेट लेवल्स दो ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जिन्हें लगातार मॉनिटर करना जरूरी है। ओवरऑल कंपनी में ऑपरेशनल कंटिन्यूटी दिखती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिक्स्ड है और प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रही है। लिमिटेड एनालिस्ट कवरेज की वजह से रिलायबल लॉन्ग टर्म फोरकास्ट फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस पे अपनी अपनी राय बनाते हैं। ज्यादातर एनालिस्ट इसके इन्वेस्टर्स ही हैं जो कि इसके शेयर्स में या इसके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस का आगे के लिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई प्रोजेक्शंस काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कई काफी पेसिमिस्टिक हैं, लेकिन रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस और रियलिस्टिक एस्टिमेट्स अभी भी मिसिंग है। आज के इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि हम इसको एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव वे में आगे लेके चले, ताकि हम इस कंपनी में क्या काम चल रहा है उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें। जब हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है, तभी हम किसी भी तरह की ग्रोथ एस्टिमेट्स का सही अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात और याद दिला देता हूं कि अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप माइक्रो कैप केस स्टडीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस तरह की फ्री केस स्टडीज आपके लिए अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिए और उन सारी केस स्टडीज वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस करिए। अब हम बात करते हैं आर पावर की कुछ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स की और प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले आता है इनका रिन्यूएबल एनर्जी पुश। आर पावर क्लीन एनर्जी की तरफ एक्सपैंड कर रही है। सोलर और पॉसिबली बैटरी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ साथ अलाइन करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं, जैसे कि इनकी एक सब्सिडियरी है रिलायंस न्यू एनर्जीज। इसने सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर एलोकेशंस कुछ जीते हैं। भूटान में 500 मेगावाट्स का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए पार्टनरशिप साइन भी करी गई है, जो उस मार्केट के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये क्यों मैटर करता है? ट्रेडिशनल पावर जनरेटर्स अब डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर प्लस स्टोरेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है और इंडिया की ग्रिड ट्रांजिशन नैरेटिव को सपोर्ट मिलता है। यह बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि मैक्रो टेलविंड्स और हेडविंड्स क्या हैं। अगर हम इन मैक्रो टेलविंड्स और हेडविंड्स को कंपनी के साथ अलाइन करके देखेंगे तो हम एक ज्यादा लॉजिकल इन्फ्रेंस पे पहुंच सकते हैं। भारत का पावर सेक्टर बदल रहा है, एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफिकेशन है, स्टोरेज और क्लीन फ्यूल्स के साथ साथ डाइवर्सिफाई कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी का फोकस भी नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बढ़ाने पर है ताकि क्लाइमेट गोल्स अचीव किया जा सके। भारत सरकार पहले ही कह चुकी कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना चाहते हैं। कोयला यानी कि कोल का रोल अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोल की डिमांड नियर टर्म में सफिशिएंट डोमेस्टिक स्टॉक्स की वजह से कोल एक्सपोर्ट्स अलाउ किए गए हैं, जो नियर टर्म में कोल बेस्ड एनर्जी की ऑनगोइंग डिमांड को इंडिकेट करते हैं। कुछ रिस्क और चैलेंजेस का यहाँ पे डिस्कस होना भी जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड एनालिस्ट कवरेज है, इसलिए लैक ऑफ अर्निंग्स फोरकास्ट विजिबिलिटी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब एक्सटर्नल एक्सपर्ट एस्टिमेट्स काफी लिमिटेड है। प्रॉफिट वोलेटिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अर्निंग्स की वोलेटिलिटी आर पावर में हमने पहले भी देखी है और ये बेसिस बनता है शार्प स्विंग्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट। डेट सर्विसिंग प्रेशर कैश फ्लोज के लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बन जाता है। क्यों ये सारी बातें मैटर करती हैं?
डाइवर्सिफिकेशन इन एनर्जी मिक्स, शिफ्ट फ्रॉम थर्मल टू रिन्यूएबल एंड हाइब्रिड एनर्जी से रिन्यूएबल और हाइब्रिड सॉल्यूशंस जहां के सोलर और स्टोरेज मिलाकर के बनते हैं उसकी तरफ मूव कर रही है, जो ब्रॉडर एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर आर पावर एक मीनिंगफुल वे में रिन्यूएबल और हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर पाती है तो कंपनी को यहां से सस्टेनेबिलिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ वो भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी मिशन के साथ अलाइन भी हो जाएगी। कुछ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस भी हैं, जैसे कि भूटान सोलर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स क्रॉस बॉर्डर और क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जो कि कन्वेंशनल प्लांट से काफी आगे निकल जाते हैं। आगे का रास्ता अगर देखा जाए तो स्टेबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। कंपनी की फाइनेंशियल वेरिएबिलिटी और लिमिटेड फोरकास्ट ये सजेस्ट करती है कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को स्पेकुलेटिव टारगेट्स की बजाय ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट विंस पर फोकस करना चाहिए। यानी कि कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने जीते और उनको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कोई भी मनगढ़ंत टारगेट दे देना, जैसा कि हम आमतौर पे एनालिसिस में देखते हैं। इन शॉर्ट, रिलायंस पावर का फ्यूचर इन 4 फैक्टर्स के इंटरसेक्शन पर टिका है। सबसे पहले कोर पावर प्लांट्स में ऑपरेशनल ट्रैक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की तरफ ट्रांजिशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डेट मैट्रिक्स का मैनेजमेंट, और लास्टली इंडिया के पावर सेक्टर को शेप करने वाली इंडस्ट्री फोर्सेस। अब हम आते हैं रिलायंस पावर की यानी कि आर पावर की स्वॉट एनालिसिस पे। ये स्वॉट एनालिसिस पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्लोजर से ली गई है, कंपनी फाइलिंग्स और ऑब्जर्वेबल इंडस्ट्री पोजीशनिंग पर बेस्ड है, ना कि किसी भी तरह के ओपिनियन या फोरकास्ट पर। इसलिए इस स्वॉट एनालिसिस को किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आधार मत बनाइएगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे खुद क्रॉस चेक करें, खुद वेरीफाई करें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। और अगेन आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर मेरी डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका टाइटल है फ्री केस स्टडीज। वापस आते हैं स्ट्रेंथ्स पे। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है इनकी लार्ज इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी। आर पावर कोल, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल सोर्सेज में मल्टीपल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करती है। सुसान और रोजा जैसे प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स हाई कैपेसिटी एसेट मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस देते हैं और साथ ही साथ कंपनी को काफी अच्छी तरीके से पोजीशन भी करते हैं। इनका डाइवर्सिफाइड एनर्जी एक्सपोजर है। प्योर रिन्यूएबल प्लेयर्स के अनलाइक रिलायंस पावर ने एक्सपोजर कई सेगमेंट्स में ले रखा है, जैसे कि थर्मल, गैस, हाइड्रो और सोलर। ये डाइवर्सिफिकेशन सिंगल फ्यूल या पॉलिसी रेजिम पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है। यानी कि आगे चल के मान लीजिए ग्रीन एनर्जी की तरफ पॉलिसी चेंजेस आते भी हैं तो आर पावर थर्मल और गैस में भी है, हाइड्रो में भी है, तो इसलिए इस तरीके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से काफी हद तक पॉलिसी रेजिम पर डिपेंडेंस और इंसुलेशन मिलती है। इनकी अगली स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी कि पीपीएस। कई प्लांट्स लॉन्ग टर्म पीपीएस के तहत ऑपरेट करते हैं, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी तो मिलती ही है और मर्चेंट प्राइस वोलेटिलिटी का रिस्क भी कम होता है। इनका एक्सपीरियंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में भी है। कंपनी ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट और ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी पहले भी डिमॉन्स्ट्रेट करी है, जो हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट है और यहां पे एक पूरी तरह से लीडरशिप डिमॉन्स्ट्रेट करती है। अब आते हैं कंपनी की वीकनेसेस पे। सबसे पहली वीकनेस तो इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स है, जो कि इसको अपने लेगेसी में मिलता है। हिस्टोरिकली हाई डेट लेवल्स और इंटरेस्ट कॉस्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज पर प्रेशर डालते हैं और अभी भी वो रिस्क पूरी तरीके से बना हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकंसिस्टेंट है। क्वार्टरली और एनुअल प्रॉफिट्स वोलेटाइल है, जो कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सेंसिटिविटी को इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ रिटर्न रेशियोज भी फिलहाल लो हैं। आरओई और आरओसी सेक्टर लीडर्स के कंपैरिजन में काफी वीक है, जो कैपिटल एफिशिएंसी चैलेंजेस को पूरी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। लिमिटेड एनालिस्ट कवरेज और फोरकास्ट विजिबिलिटी की वजह से ब्रॉड कंसेंसस फोरकास्ट की एब्सेंस एक्सटर्नल विजिबिलिटी को कम करती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज जो इस कंपनी के सामने हो सकती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज ट्रांजिशन। भारत की पॉलिसी पुश सोलर, हाइब्रिड और बैटरी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की तरफ है, जिससे थर्मल एसेट से आगे डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप बनता है। एसेट मोनेटाइजेशन एंड डेट रिडक्शन इनके सामने दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग, एसेट ऑप्टिमाइजेशन या मोनेटाइजेशन बैलेंस शीट को टाइम के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है द पावर डिमांड ग्रोथ इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण है अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, ईवी अडॉप्शन। ये स्ट्रक्चरली पावर जनरेशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है क्रॉस बॉर्डर एंड न्यू मार्केट प्रोजेक्ट्स। भूटान सोलर प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स डोमेस्टिक मार्केट से बेहतर अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करते हैं। कुछ थ्रेट्स भी हैं जो आर पावर के सामने, जैसे कि रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्क, जो कि ज्यादातर सभी कंपनीज के सामने होता है। किसी भी तरह के चेंजेस अगर एनवायरमेंटल नॉर्म्स में होते हैं, कोल प्राइसिंग में होते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स में होते हैं, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोजेक्ट वायबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्रेट है फ्यूल अवेलेबिलिटी एंड प्राइस वोलेटिलिटी। थर्मल और गैस प्लांट्स फ्यूल
सप्लाई डिसरप्शंस और प्राइस चेंजेस के एक्सपोजर में रहते हैं। एक और थ्रेट जो ज्यादातर कंपनीज के सामने होती है वो है कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट रिन्यूएबल्स। रैपिडली फॉलिंग सोलर और विंड टैरिफ्स कन्वेंशनल पावर प्रोड्यूसर्स पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी एक थ्रेट बनती है। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस की वजह से हायर इंटरेस्ट रेट कैश फ्लोज और रीफाइनेंसिंग एबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आर पावर कोई शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो लेगेसी पावर एसेट्स और इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन के इंटरसेक्शन पर ऑपरेट करती है। इसका फ्यूचर हेडलाइंस से कम और एग्जीक्यूशन, बैलेंस शीट डिसिप्लिन और सेक्टोरल शिफ्ट से ज्यादा डिसाइड होगा। अगर हम सिर्फ एक लाइन में ये डिसाइड करना चाहें या ये कहना चाहें कि आर पावर का फ्यूचर क्या है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज के इस पूरे डिस्कशन से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। और अगर आप आर पावर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की एनालिसिस को आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अगर आप किसी भी तरह का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो इसी डायरेक्शन में आपको अपनी एनालिसिस को लेके जाना चाहिए, जहां आप कंपनी के बिजनेस को, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड है, हेडविंड्स, टेलविंड्स, इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ सकें ताकि आप भी एक प्रोफेशनल एनालिसिस की तरफ जा सकें। चलने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी फ्री केस स्टडीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।